जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। तो मेरे भाई, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द मिथ्स एंड ट्रुथ अबाउट द एसएसबी मेडिकल, जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा डर रहता है कि सर हम तैयारी तो कर रहे हैं बट मेरे में ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है। और बहुत से मिथ्स भी मार्केट में है जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तैयारी को लेकर के। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बहुत से जो झूठ हैं, जो मिथ्स हैं इन मेडिकल्स को लेकर के, वो सब कुछ दूर हो जाए और आप अपनी तैयारी पे फोकस कर पाए, ना कि मेडिकल्स को लेकर के टेंशन में बैठे रहें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, जयकारा लगाएंगे, क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड इन दिस वीडियो। देखिए बाबू, सबसे पहले तो यह समझिए कि एसएसबी मेडिकल जरूरी क्यों है। कल को आप जाके फौज में भर्ती होने वाले हो, फौज में अफसर बनने वाले हो, और फौज का वर्किंग कंडीशन आपको पता है, वहां पे किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपको काम करना पड़ सकता है। आपको फिजिकली फिट तो रहना जरूरी है, साथ ही साथ मेडिकली फिट भी रहना जरूरी है, और वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में कोई एक छोटी सी त्रुटि होती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता, ऊपर से हम बिल्कुल फिट नजर आते हैं, दौड़ भी लेते हैं, भाग भी लेते हैं, बट वो छोटी सी जो समस्या इंटरनली कहीं होती है वो आगे जाकर के हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब आप फौज में जाओगे, जैसे बहुत से लोगों को वो हमेशा ही मिनरल वाटर या फिर आरओ वाला पानी पीने की आदत होती है। कल को आप फौज में जाओगे तो आपको जरूरी नहीं है कि हर समय वही पानी मिलेगा। तो कहीं आपके शरीर में कोई वो चीज हो जिसके कारण पानी से इंफेक्शन हो जाए, है ना, कोई पर्टिकुलर फूड से इंफेक्शन हो जाए, या कोई इंटरनल ऐसी चीज हो, इंटरनल ऑर्गन में कुछ इश्यू हो, तो इसके लिए एसएसबी मेडिकल करना जरूरी है, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक फौज में जाकर के एक बेहतरीन सोल्जर की तरह सेवा कर सके, अपने देश की रक्षा कर सके। इसके लिए ये लेना बहुत जरूरी है, बहुत स्ट्रिक्टली लिया जाता है और बहुत ही फेयरली लिया जाता है। आगे बात करें, मेडिकल एक्सट्रीमली डिफिकल्ट नहीं। देखिए, डिफिकल्ट आसान आप नहीं बोल सकते। द थिंग इज कि क्या ये एग्जाम है? ये एग्जाम थोड़ी है, ये एग्जाम थोड़ी है। एक क्राइटेरिया बनाया गया मेडिकल का, तो इसको हम टफ और इजी में बांट नहीं सकते। एक क्राइटेरिया बना है कि आप में ये चीजें होनी चाहिए। अगर आप उस चीज को फुलफिल करो तो बस खत्म, आपके लिए तो बहुत आसान है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि एसएसबी मेडिकल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या चेक कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जिस चीज की नेसेसिटी है, जो फौज की रिक्वायरमेंट है, वो बस अपनी रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। इसलिए डिफिकल्टी लेवल के बारे में मत सोचिए बिल्कुल भी। जब हम मेडिकल टेस्ट की बात करते हैं, आप रिकमेंड हो जाते हो, तो आर्मी बोर्ड्स में और नेवी बोर्ड्स में भी जनरली आपको रिकमेंड होने के बाद वहीं पे 5-6 दिनों के लिए रख लिया जाता है। जो ड्यूरेशन दिया जाता है वो 3 से 5 दिन का दिया जाता है, बट कई बार वो ज्यादा भी हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्टर्स वहां पे है कि नहीं, डॉक्टर्स अवेलेबल है कि नहीं है, आपके मल्टीपल टेस्ट करने पड़ जाते हैं। इसके कारण ये मेडिकल कई बार 10-12 दिन का भी चला जाता है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स के लिए रिकमेंड होते हो तो आपको अलग से मेडिकल की डेट दी जाती है, आपको अलग अलग सेंटर बताया जाता है, या आप दिल्ली चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, उसके अकॉर्डिंग फिर वहां पर जाकर एक पर्टिकुलर जगह आप रिपोर्ट करते हो, और 5-6 दिन जितने दिन का मेडिकल होगा आपको वहीं पर रोका जाता है। आपके अलग अलग दिन अलग अलग टेस्ट होते हैं, है ना। तो आप कौन से बोर्ड से रिकमेंड हुए हो, कौन से फौज के लिए रिकमेंड हुए हो, वो मैटर करता है, ठीक है। अब जब आप रिजेक्शन भी होता है, रिजेक्शन नहीं बोलेंगे, जब आपको अनफिट भी डिक्लेयर किया जाता है तो 2 तरह का होता है। एक तो वही टेम्पररी, जिसमें आप वापस जाकर के चीजों को ठीक करके आप 41 डेज के अंदर जाकर के वापस से रिपोर्ट कर सकते हो, और रिपोर्ट करने के बाद अगर आप फिट डिक्लेयर हो गए तो गुड टू गो। अगर इसमें भी आप अनफिट हो जाते हो तो आपको एक और बार मौका दिया जाता है। समझिए कि आपको 3 बार मेडिकली फिट होने का मौका दिया जाता है ना। अब जिसमें परमानेंट रिजेक्शन मिल गया, जिसको हम पीआर भी बोलते हैं, अगर टीआर मिला है, जो ये टेम्पररी अनफिट आपको दिख रहा है उसको टेम्पररी रिजेक्शन भी बोलते हैं, टीआर भी बोलते हैं। टीआर मिला तो आप 41 दिन के अंदर अपने आप को फिट करके जाकर के फिर से रिपोर्ट कर सकते हो। फिर से अगर आपको वहां पे डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं अभी वो इशू है, मैं फिर से टीआर दे रहा हूं, तो फिर से आपको एक मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर पीआर मिल गया तो पीआर में फिर चांसेस कम होता है, लेकिन पीआर बहुत कम लोगों को मिलता है। मैं पहले ही बता रहा हूं कि बहुत कम लोगों को पीआर दिया जाता है। टीआर ही जनरली दिया जाता है कि एक बार जाकर के आप चेक करवा लीजिए दोबारा। आगे बात करें, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपको ईएनटी में जाना पड़ेगा, मतलब ईयर नोज थ्रोट वाली जो चीज है, कान आपके अच्छे होने चाहिए, है ना, आपको सुनाई अच्छे से देना चाहिए। कल को आपको फौज में जाना, अगर आपको सुनाई नहीं देगा तो आप कैसे कमांड करोगे, कैसे चीजों को आप सुनोगे। जब आप जंगल में पोस्टेड होते हो वहां पर, तो एक मतलब छोटी सी आवाज भी बहुत मैटर करती है। आपके नाक में कुछ इशू नहीं होना चाहिए, है ना, थ्रोट में कोई इशू नहीं होना चाहिए, कल को जाकर के आपको कमांड करना है। तो ये सारी चीजें ईएनटी के अंदर आती है। आई स्पेशलिस्ट को दिखाया जाता है, इसलिए क्योंकि
बहुत दूर की चीजें भी आपको देखनी पड़ सकती हैं, सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए, धुंधली रोशनी में भी आपको चीजें दिखनी चाहिए, इसलिए आई स्पेशलिस्ट में मिलाया जाता है, बहुत अच्छे से चेक हुआ जाता है, चेक करा जाता है, सर्जरी डिपार्टमेंट में दिखाया जाता है, डेंटल में दिखाया जाता है, जनरल मेडिसिन में दिखाया जाता है, ऑर्थोपेडिक्स आपकी हड्डियां वगैरह चेक की जाती है, और मेंटल हेल्थ तो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ कितना जरूरी है वो आपको पता है डे टू डे लाइफ में भी, है ना। तो सब कुछ चेक किया जाता है आपका, एक एक चीज बहुत ही बारीकी से चेक करी जाती है, लेकिन डिफिकल्टी नहीं होती है, इट्स जस्ट दैट की क्राइटेरिया है, अगर आप फुलफिल करोगे तो यू आर गुड टू गो टू ज्वाइन फोर्सेस। हाइट एंड वेट का स्टैंडर्ड होता है। अब देखिए बीएमआई के अकॉर्डिंग हाइट और वेट का स्टैंडर्ड चेक किया जाता है। अपनी हाइट चेक कर लीजिए, बीएमआई देख लीजिए कि आपको कितने वेट की जरूरत है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि यार सर अगर मैं 1 kg कम हुआ या 2 kg ज्यादा हुआ तो क्या उससे मेरे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा? नहीं होता। 10% तक कई बार चल जाता है, 10% प्लस माइनस की चीजें लेकर के चली जाती है कि जो बीएमआई के अकॉर्डिंग वेट है, अगर आप उससे 10% तक भी ऊपर हो या 5% ऊपर हो तो वो आपको कंसीडर कर लिया जाता है, नीचे भी हो तो कंसीडर कर लिया जाता है, क्योंकि वेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप उसको आराम से घटा सकते हो, आप उसको आराम से बढ़ा सकते हो, है ना। तो इतनी जल्दी उसमें रिजेक्शन टीआर में नहीं दिया जाता, ऐसे ही दे दिया जाता है, ठीक है। अगर हम आई एग्जामिनेशन की बात करें तो आई एग्जामिनेशन में बहुत चीजें चेक की जाती हैं कि डिस्टेंट विजन आपका कैसा, आप कितनी दूरी की चीजों को बहुत अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद सबसे ज्यादा जिस चीज पे फोकस किया जाता है वो है ये कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करें तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कलर ब्लाइंड होते हैं, और कलर ब्लाइंड का भी अलग अलग लेवल होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्विस आपका वो कलर विजन चेक किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस में जनरली क्या होता है कि कलर ब्लाइंडनेस का एक्चुअली में कुछ इलाज है नहीं, आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस से कोई इलाज नहीं है। तब भी आजकल ये किया जाता है कि आजकल टीआर ही दिया जा रहा है कलर ब्लाइंडनेस में भी। एक बार आप जाकर के अपील करके चेक कर लिए, हो सकता है कि हमसे चेक करने में गलती हो गई तो दोबारा एक बार दिखा लीजिएगा, है ना। लेकिन अगर कलर ब्लाइंडनेस मिल जाता तो कलर ब्लाइंडनेस का कोई एक्चुअली में इलाज नहीं है, यू नो दिस। स्टिल टीआर दिया जाता है ताकि आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सके। स्क्विंट टेस्ट किया जाता है क्योंकि कई बार आपने देखे होंगे आपकी आंखें टेढ़ी होती है, बहुत बच्चों की, बहुत लोगों की आंखें हल्के से टेढ़ी होती है कि मतलब वो यहां देख रहे होते तो लगता है इधर देख रहे हैं, तो वो फौज में अलाउ नहीं है, वो फौज में बिल्कुल अलाउ नहीं है। स्क्विंट टेस्ट चेक करा जाएगा आपका, नाइट विजन चेक करा जाएगा कि कहीं जो रतौंधी वाली चीज होती है कि अंधेरा होते आपको दिखना तो बंद नहीं हो गया। ये सब कुछ एक एक चीज बहुत अच्छे से चेक किया जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या होती है उन बच्चों के लिए जो चश्मा पहनते हैं। सर क्या मैं चश्मा पहनता हूं तो मेरे को रिजेक्ट किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, चश्मे पर रिजेक्शन नहीं होता है। चश्मा अलाउड है बट अप टू सर्टेन लिमिट। वो सर्टेन लिमिट क्या है? -2.5 से अगर 2.5 के बीच में आपका वो है चश्मे का नंबर तो गुड टू गो। 2.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, -2.5 से नीचे नहीं होना चाहिए, इस बात का बाकायदा ख्याल रखेंगे, है ना। स्पेक्स एक जगह पे अलाउड नहीं होता है, वो है फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग अगर आप करना चाहते हो, अगर आप एयरक्राफ्ट उड़ाना चाहते हो, चाहे हेलीकॉप्टर से क्यों ना हो, वहां पे ग्लासेस अलाउड नहीं है। एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी में ग्लासेस अलाउड है, आर्मी में ग्लासेस अलाउड है, बट वही अप टू सर्टेन लिमिट जो मैं बताया -2.5 से लेकर के 2.5 तक के बीच का अगर आपका चश्मे का नंबर है तो गुड टू गो, परेशान मत होइए। लेकिन उससे अगर ऊपर नीचे है तो देख लीजिए, डॉक्टर से मिलिए, आई योगा बहुत से होते हैं, वो सब करिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, उस नंबर को उस ब्रैकेट में लेकर के आइए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आई एग्जामिनेशन। अब अगर ईएनटी की बात करें तो सबसे जो बेसिक चीज होता है वो है वैक्स चेक। कई बार आपके कानों में वैक्स होता है, तो अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हो, आप एसएसबी ही जा रहे हो ना, तो आप खुद को ये मान के जाओ कि मैं रिकमेंड हो रहा हूं, तैयारी करके जा रहे हो तो वैक्स वगैरह सब कुछ अच्छे से बहुत क्लीन करके जाइए, कान वान बिल्कुल साफ होना चाहिए वैक्स में, क्योंकि सब कुछ ठीक है, वैक्स में आपको टीआर मिल गया, परेशान तो हो गए ना, आखिर बहुत सिंपल सी चीजें, वैक्स क्लियर करा के जा सकते हैं, परंतु टीआर तो मिल गया, परेशानी तो बढ़ गई। तो जब आप मेडिकल के लिए जा रहे हो तो वैक्स वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन करके जाइए, कि किसी से क्लीन करवा लीजिएगा। हियरिंग कैपेसिटी चेक की जाती है अलग अलग तरीके से, कई बार मशीन के थ्रू भी, फिर उसके बाद अलग अलग तरीका होता है कि कान पे ऐसे पट्टी से रख दी जाती है, वहां पे ऐसे करके कुछ कुछ चला जाता था कि शू शू करके आवाज आता रहे, फिर दूर से कोई एक ऑफिसर विस्पर करके कोई एक नंबर आपको बताना होता है कि कौन सा नंबर बोला गया है, तो ये एक तरीका होता है। मशीन के तरह, मशीन के उससे भी चेक किया जाता है। डीएनएस चेक किया जाता है, डीएनएस से परमानेंट अनफिट मिलेगा नहीं, ऑपरेशन ऑपरेबल है, बट वही है कि अगर आप पहले ही डॉक्टर से मिल लेते हो, आपको ये इश्यूज है मेडिकल जाने से पहले या एसएसबी जाने से पहले, तो पहले इन सबका जो भी चीजें ऑपरेशन करा के ठीक की जा सकती है उसको ठीक करा लीजिए। ऑपरेशन भी अलाउड है। जिन बच्चों को डर लगता है कि सर मेरे बचपने में कभी ऑपरेशन हुआ था तो क्या मैं फौज नहीं ज्वाइन कर सकता? कर सकते हो, बट वो ऑपरेशन क्या हुआ है, ऐसा हुआ है कि आपकी किडनी ही ट्रांसप्लांट हुई है, तब वो अलाउड नहीं होगा, है ना। बेसिक सर्जरीज आर अलाउड, बट वो सर्जरीज पुरानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेडिकल से 2 दिन पहले ही सर्जरी करा के जा रहे हो, आपका टाका भी नहीं कटा है,
वो अलाउड नहीं होगा। आप टाइम पे करा के चले जाइए, 5-6 महीने पहले करा लीजिए अगर कुछ इश्यू है तो। डेंटल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो डेंटल एग्जामिनेशन में बाबू आपके दांतों का अलाइनमेंट चेक किया जाता है, आपकी कैविटीज चेक की जाती है, गम सब ठीक है कि नहीं है, मिसिंग टिथ है। अब इसमें भी ये नहीं होता है कि आपके एक भी दांत मिस है या एक भी दांत में कैविटी है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, नहीं। उसमें पॉइंटर्स होते हैं, वो पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि नाउ यू आर फिट और नॉट। ब्रेसेस का भी बहुतों को लगता है ब्रेसेस में रिजेक्शन होता है, क्या? बिल्कुल नहीं, ब्रेसेस में रिजेक्शन नहीं होता है। आप पहले ही ऑपरेशन करा लीजिए, ब्रेसेस निकलवा के चले जाइए। जब आप मेडिकल जाए, मेरा सजेशन ये रहेगा व्हेन यू आर गोइंग फॉर मेडिकल, इट्स बेटर टू रिमूव ब्रेसेस। ब्रेसेस लगा के मेडिकल्स में मत जाइए, ठीक है? क्योंकि ब्रेसेस जनरली हम किस लिए लगाते हैं? ब्रेसेस जनरली किस लिए लगाते हैं? टूथ का अलाइनमेंट के लिए। तो अगर आपको टूथ का अलाइनमेंट तो क्लियर कर देखता है ना, डे टू डे लाइफ में अपने टूथ का अलाइनमेंट देख रहे हैं, तो अगर टूथ का अलाइनमेंट गड़बड़ है तो आप ब्रेसेस लगवा के उसको ठीक करा लीजिए। अलाइनमेंट हो गया तो फिर ब्रेसेस निकाल के जाइएगा, ब्रेसेस पहन के मत जाइएगा मेडिकल्स में, ठीक है? जनरल फिजिक्स टेस्ट की बात करते तो उसमें चेस्ट का एक्सपेंशन चेक किया जाता है। चेस्ट में भी बहुत सी चीजें चेक की जाती हैं। चेस्ट में बहुत सी चीजें चेक की जाती है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट क्या होता है कि बहुत लोग आप देखोगे कि चेस्ट जो यहां से बीच से है ना, हल्का अंदर ऐसे दबा हुआ रहता है, हल्का दबा हुआ रहता है अंदर की ओर। अगर बीच से दबा हुआ तो उसका कुछ इलाज नहीं है, वो एक्चुअली में पीआर में ही काउंट किया जाता है। पिजन चेस्ट का मतलब पीआर होता है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर है तो उसका तो कुछ उपाय ही नहीं है। उसके बाद आपका मेल्स में गाइनोकोमेस्टिया वगैरह चेक किया जाता है, गाइनो वगैरह चेक करेंगे आपका, है ना? तो वो सारी चीजें भी आप डे टू डे लाइफ में देख के डॉक्टर से कंसल्ट करके ठीक करवा के जाइएगा। गाइनो में रिजेक्शन मिलेगा, टीआर मिलेगा, पीआर नहीं मिलेगा। गाइनो में आपको मिल जाएगा, आप डॉक्टर से जाकर के, इसलिए पहले ही आप एक बार डॉक्टर से मिलिए, आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर से मिल लीजिए, उनको सारा क्राइटेरिया पता होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट करके बता देंगे। गाइनो वगैरह है तो सर्जरी वगैरह उसके लिए अवेलेबल है, आप पहले से करा के जाइए, कोई इशू नहीं होगा। नॉकनीज बहुत अच्छे से चेक की जाती है। नॉकनीज में मतलब ध्यान दिया जाता है कि नॉकनी में बिल्कुल ही हिदायत ना दी जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। नौकरी में बिल्कुल हिदायत नहीं दी जाती है कि अच्छा अब थोड़ा सा है छोड़ देते हैं, नहीं नहीं, नौकरी मतलब नौकरी है, थोड़ा सा है ज्यादा है, नौकरी इज नौकरी। अब नौकरी में बहुत बच्चों का होता है कि जैसे ये आप लेग्स देख रहे हो, ये बिल्कुल ऐसे टेढ़े से दिख रहे हैं ना, तो ऐसे लेग्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। नौकरी के अलावा एक और चीज चेक की जाए जिसको हम बोलते हैं बो लेग्स। बो लेग्स में क्या होता है कि लेग्स कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे ये अंदर की ओर मुड़ी हुई है तो बो लेग्स में लेग्स बाहर की ओर मुड़ी हुई होती है। तो उसका एक बकायदा एंगल होता है, एक स्केल के थ्रू वो एंगल चेक करा जाता है, उस एंगल के अकॉर्डिंग आपको रिजेक्शन या फिट डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है? तो ये तो आप पैर चिपका के खुद भी देख सकते हो। नौकनी का तो कई बार एक्सरसाइजेस वगैरह से ठीक हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको नौकनी होता नहीं है, लेकिन आपका बॉडी फैट इतना ज्यादा होता है कि आपका पूरा थाई से लेकर के ये वाला पोर्शन पूरा ही चिपका रहता है। तो कई केस में ऐसा होता है कि अगर आप अपना बॉडी फैट डिक्रीज कर ले तो आपका नौकनी आपको खुद ही को नहीं दिखेगा। नौकरी आप क्लियर कट खुद ही देख सकते हैं, उसको ठीक करके जाइएगा, ठीक है? हर्निया वगैरह के लिए मिल लीजिए डॉक्टर से, कुछ ऐसा इश्यू नहीं होना चाहिए। हर्निया का भी सर्जरी अवेलेबल है, करवा वगैरह के जा सकते हैं। एक और समस्या होती है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट भी कई तरह के होता है। किसी का फ्लैट फुट देखेंगे तो बिल्कुल ही मतलब नीचे से पैर एकदम फ्लैट होता है, एकदम ही फ्लैट होता है। जैसे ये आप देख रहे हो तो एकदम ही फ्लैट फुट है, बिल्कुल नीचे से प्लेन है, बिल्कुल ही नीचे से प्लेन है। ये अलाउ नहीं होता है। आर्च आपके पैरों में बनना चाहिए। और आप घर पे कैसे चेक कर सकते हो? आप अपने पैर गीले करो, आप अपने पैर गीले करो और किसी सूखे जगह पे जहां पे बिल्कुल निशान पड़ सके वहां पर अपने पैर रखिए। जब पैर रखेंगे तो उस पैर के निशान को फिर हटा के देखिए क्या वहां पर आर्च जैसा क्रिएट हुआ है, क्या जो बीच का पोर्शन वो हल्का सा पतला होकर के आया है। अगर पतला होकर के आया दैट मींस आर्च क्रिएट हुआ है, और आर्च क्रिएट हुआ है तो फ्लैट फुट नहीं है। अब किसी किसी के देखेंगे जिनका फ्लैट फुट रहता है वो बिल्कुल ही एकदम सीधा रहता है, बिल्कुल पैरों के बराबर पांव ऐसे छप जाता है, बिल्कुल फ्लैट, वो अलाउ नहीं होता। और उसका इन जनरल अगर सच बताओ तो उसका इलाज भी नहीं होता। कई जगह कुछ हो जाता है कि फ्लैट फुट अगर है तो पैरों में रस्सी बांध के रखिए। एक स्पेशल तरह के शूज आते हैं, वो डॉक्टर बता सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट से जब आप मिलोगे तो स्पेशल तरह के शूज आते हैं जो फ्लैट फुट के लिए आपके हेल्पफुल हो सकते हैं काफी हद तक, लेकिन बहुत ज्यादा मेजर ही फ्लैट फुट है तब तो मुश्किल है। तो उसके लिए भी आप डॉक्टर से पहले मिलकर, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर कंसल्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइजेज आती हैं उसके लिए, पैरों में रस्सी बांध के भी कई लोग ठीक करते हैं। डॉक्टर इज दी बेस्ट ऑप्शन, डॉक्टर से मिल लीजिएगा। उसके अलावा आपके हाथों के एंगल भी चेक किए जाते हैं कि आपके जो हाथ हैं ये बहुत अंदर की तरह, यहां से एल्बो के पास से बहुत अंदर की तरह भी ना हो और बहुत बाहर की तरह ना हो, है ना? आसान तरीके घर पे चेक करने का क्या है कि अपने हाथों को ऐसे करके जोड़िएगा,
अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे करके जोड़ के देखिएगा कि ये हाथ ऐसे चिपके तो नहीं आ रहे हैं ना, बिल्कुल एल्बो तक, ये दोनों हाथ तक पे चिपक तो नहीं जा रहे हैं ना, और कहीं ऐसा भी तो नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा ही गैप क्रिएट हो रहा है, दोनों ही अलाउ नहीं है। नॉर्मल जो गैप है अगर वो है तो दैट्स परफेक्टली फाइन। ये बिल्कुल चिपकना भी नहीं चाहिए एल्बो तक, बहुत ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके फिंगर्स वगैरह बहुत अच्छे से चेक की जाते हैं, नेल्स वगैरह भी अच्छे से चेक की जाती है। किसी किसी की उंगली टेढ़ी होती है, अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा। उंगली अगर हल्की सी भी टेढ़ी हो तो उस पर फिर आपको रिजेक्शन ही मिलता है। पीआर देंगे स्टार्टिंग में, पीआर नहीं देंगे बट मिलता है। तो अपने फिंगर्स वगैरह बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा। नेल्स वगैरह, बहुतों के नेल्स उखड़े रहते हैं, वो भी अलाउड नहीं है। किसी किसी का होता है ना कि नेल आ ही नहीं रहा है, दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। ब्लड और यूरिन टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि हमारे इंटरनल जो चीजें हैं, जो हमारी इंटरनली बीमारी है, जो ब्लड टेस्ट के थ्रू पता की जाती है, उसमें बहुत सी चीजें, इसमें लिस्ट नहीं बता सकते हम, है ना, क्योंकि कोई चीजें फौज के लिए वो प्राइवेसी की होती हैं जिसको हम हर जगह नहीं दिखा सकते। तो बहुत चीजें आसान आसान भाषा में अगर बात करें तो आपका हेपेटाइटिस चेक करा जाता है, आपका HIV चेक करा जाता है, आपका ब्लड शुगर चेक करा जाता है, आपका CBC चेक किया जाता है, थायराइड वगैरह चेक किया जाएगा, उसके अलावा आपका वो बिलिरुबिन चेक किया जाएगा, है ना, प्रोटीन लेवल क्या है, ये सब कुछ चेक किया जाएगा। एक एक चीज, मतलब जो जो चीज चेक करी जा सकती है ब्लड से, वो हर एक चीज चेक करी जाएगी। यूरिन से जो जो चीज चेक करी जा सकती है, हर एक चीज चेक करी जाएगी आपकी। तो ब्लड टेस्ट वगैरह, फुल बॉडी टेस्ट आप घर से करा करके जाइए जब भी आप मेडिकल देने जा रहे हैं। तो यूरिन टेस्ट के लिए एक आपके लिए हैक होता है कि आप हाइड्रेट रखें खुद को मेडिकल से पहले। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा यूरिन येलोविश होता है, तो दैट इज नॉट अलाउड। आपको टीआर वीआर मिल जाएगा, वहां पे टीआर मिल जाएगा। ब्लड टेस्ट से आपका आयरन वगैरह चेक किया जाता है, अनीमिया का इशू होता है, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम आ रहा है तो उसमें भी टीआर मिल जाता है। तो इन सारी चीजों को पहले से ठीक करके जाएंगे आप। ये नहीं कि वहां जाकर के टीआर मिल गया तब उसके बाद आप जाके आयरन के शॉट लगा रहे, तो वो तो अलाउड ही नहीं होता। खाने पीने पे ध्यान दीजिए, आयरन वगैरह की कमी ना हो, आप एनेमिक ना हो, इस चीजों का बाकायदा ध्यान रखेंगे। आपके लीवर में किसी प्रकार का कोई इशू ना हो, फैटी लीवर का इशू ना हो, खाने पीने का बाकायदा ध्यान रखें। किडनी में इशू ना हो। कई बार क्या होता है, मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिकमेंड हुए हैं, बिल्कुल फिट है, डे टू डे लाइफ में कहीं कोई परेशानी, लेकिन जब उनका मेडिकल होता है पता चला उनकी किडनी ही एक है। जन्म से ऐसा होता है, किडनी ही एक है, वो तो पीआर हो गया ना, दैट इज पीआर, दैट इज क्लियर कट पीआर। उसमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कर सकते आप सर्जरी करा के सर हमें किडनी लगवा लेते हैं तो 2 हो गई, नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। ऑर्गन डिसऑर्डर इज नॉट एट ऑल अलाउड, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किडनी लिवर ये सब कुछ चेक किया जाता है आपका। उसके अलावा आपकी स्किन पे तो किसी प्रकार का कोई इंफेक्शन नहीं है, ये भी चेक किया जाता है। स्किन को भी बहुत बारीकी से देखा जाता है, आपकी स्किन पे किसी प्रकार के कोई इंफेक्शन वगैरह नहीं होने चाहिए, है ना। जैसे वो आपने देखा होगा व्हाइट कलर के दाग वाग होते हैं, सच बताओ तो वो भी फिर मुश्किल हो जाता है उसमें। ठीक है, तो स्किन एलर्जी, स्किन इंफेक्शन, ये सारी चीजों का बाकायदा ध्यान रखेंगे। और वो एक बार को अगर थोड़ा मोड़ा कहीं वो व्हाइट वाला दाग है इधर उधर, माइनर सा जो अंदर रहे तो एक बार को चल सकता है, बट अगर फेस पे रहे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्सरे और इमेजिनिंग बहुत अच्छे से की जाती है। चेस्ट का एक्सरे, आपके स्पाइन का एक्सरे, स्पेशली ये जो स्पाइन वाला है, ये अगर आप एयरफोर्स के लिए या फ्लाइंग के लिए जा रहे हो तो वहां पे स्पाइन की अलाइनमेंट बहुत अच्छे से एक चीज चेक की जाती है। स्पाइन के साथ रिस्क नहीं लेता है एयरफोर्स कभी भी, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे आपने देखे होंगे जो फ्लाइंग के लिए गए हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्पाइन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू आ जाता है, तो उसके कारण उनको फ्लाइट के लिए, फ्लाइंग के लिए अनफिट किया जाता है, उनको आर्मी दे दी जा सकती है या फिर ग्राउंड दिया जाता है। स्पाइन को बहुत अच्छे से चेक किया जाता है, एक्सरे तक किया जाता है, लंग्स के कंडीशन को चेक किया जाता है, क्योंकि यू नो व्हाट आई मीन, स्मोकिंग एंड ऑल। तो बेटर टू, इफ यू आर डूइंग, छोड़ दीजिए, ठीक है, आपके लंग्स के कंडीशन को वो खराब कर रहा है, तो बेटर टू अवॉइड, ठीक है। ये एक डर रहता है कि सर मेरे बचपने में क्रिकेट खेलते हुए चोट लग गया था, हड्डी टूट गई थी, क्या ये रिजेक्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आपकी हड्डी वड्डी बिल्कुल अलाइंड है ना, आपने उसको वो करवा लिया ना, ठीक करा लिया था ना, प्लास्टर वगैरह हुआ था, बिल्कुल सेट हो। ये नहीं कि सर प्लास्टर हुआ तो जुड़ गई लेकिन टेढ़ी है, नॉट अलाउड। बिल्कुल प्रॉपर अलाइंड होनी चाहिए। अगर अलाइंड है, पुरानी है, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। बचपन की चीजों से कोई वैसे डरने की जरूरत है नहीं। मेंटल हेल्थ वगैरह भी चेक किया जाता है, हालांकि एसएसबी में ही साइक टेस्ट के थ्रू बहुत चीज चेक की जाती है ना। बेसिक नर्वसनेस वो हो जाता है, जैसे कई बार होता है नर्वसनेस के कारण हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, आपको मल्टीपल टाइम वहां पे मौका दिया जाता है कि अच्छा कीप काम, हम चेक कर लेंगे वापस। तो अपने नर्वसनेस को कंट्रोल में रखिए। एक और चीज होता है, नर्वसनेस के कारण बहुतों को होता है स्वेटिंग पाम।
स्वेटिंग पाम में रिजेक्शन मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका इलाज अवेलेबल अगर है तो आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक कहीं भी जाइए। ये तो आपको पता है कि अगर आपको स्वेटिंग पाम का इशू है तो कम ज्यादा का रिस्क मत लीजिए। ये नहीं कि सर मेरा कम होता है, ठीक करा के जाइए। स्वेटिंग पाम तो आप चेक कर सकते हैं, आप अपने खुद को देख के बाहर की चीजें तो आप खुद ही बता सकते हैं। ब्लड टेस्ट के लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे आप। टेम्पररी जो टीआर मिलता है वो किस किस चीज में मिलता है? अंडरवेट, ओवरवेट में मिलता है, स्किन के इश्यूज में मिलता है, ईयर वैक्स में मिलता है, डीएनएस में मिलता है, फीवर वगैरह कई बार रहता है तो ये भी चेक किया जाए, इसमें भी टीआर देते हैं कि आखिर कारण क्या है फीवर का, कुछ भी हो सकता है ना। डेंटल इश्यूज में आपको टीआर दिया जाता है। मतलब जो जो चीज ट्रीट की जा सकती है, जो जो ठीक किया जा सकता है, उसमें आपको टीआर दिया जाता है कि आप फिर से रीमेडिकल के लिए वो 41-42 डेज के अंदर फिर से अपीयर करें और अपना रीमेडिकल देकर के फिट हो और फौज को ज्वाइन करें। फौज चाहती है कि आप फौज को ज्वाइन करें, आपको सच बताऊं, फौज आपको बार बार मौका दे रही है फिट होने का, है ना। तो फौज ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठी है वहां पर, वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठी है। तो पहले से ये चीजें चेक करा के, ठीक करा के जाइए, आपके लिए बेहतर रहेगा। परमानेंट अनफिट जो मिल सकता है वो आपको मिल सकता है कलर ब्लाइंडनेस में, सीवियर फ्लैटूड मिल सकता है, मेजर स्पाइन इसमें मिल सकता है, हार्ट की डिजीज में कई बार किसी का जो हार्ट का फंक्शन तो बराबर नहीं होता ठीक से, वो धक धक नहीं करता, किसी का फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है, वो हमें पता नहीं चलेगा, वो डॉक्टर ही बता पाएगा। तो इसमें मिल सकता है। कोई एक बहुत पुरानी क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है, क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपको पीआर मिल सकता है, क्योंकि फौज रिस्क नहीं लेना चाहती इन चीजों को लेकर के, है ना। तो क्रोनिक मेडिकल अगर कंडीशन है तो इसमें भी आपको एक बार को पीआर दिया जा सकता है। अब वो क्रोनिक कुछ भी हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस का इश्यू हो, है ना। हेपेटाइटिस में जनरली पता नहीं होता कि आपको है और बहुत पुराने टाइम से रहता है, इन सारी चीजों को चेक करा लीजिएगा। टैटू पॉलिसी की जहां तक बात है, टैटू सर्टेन एरिया में अलाउड है, छोटे टैटू अलाउड है सर्टेन एरियाज में, बट बड़े टैटूज जो बाहर से बिल्कुल क्लियर कट दिखे वो अलाउड नहीं है। उसके अलावा जैसे कुछ होते हैं, कुछ स्पेशल ट्राइब्स होते हैं जहां पर टैटू मैंडेटरी होती है, रिलीजियस टैटूज जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं, वो अलाउड है। और आपके रिलीजन को बकायदा बहुत इज्जत देती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप किसी ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, आपको डर है कि सर हमारा ये प्रचलन है, हमारे रिचुअल है, हमें टैटू कराना ही पड़ता है, तो इसके लिए तो मैं फौज के लिए अनफिट हो गया, बिल्कुल नहीं, वो अलाउड होता है। लेकिन आपको बताना पड़ता है कि मतलब आई कम फ्रॉम दिस पार्टिकुलर ट्राइब, तो वहां पे ये है, ये आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बना के चले गए, बोल दिए कि हम ट्राइब से आते हैं, ठीक है। मेडिकल से पहले आप क्या कुछ कर सकते हैं? अच्छा खासा पानी पीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, नींद अच्छी लीजिए, स्मोकिंग और अल्कोहल को दूर करिए, जो मैं बता रहा था, ताकि आपका लीवर और फेफड़ा अच्छा रहे। उसके अलावा एक्सरसाइज से पहले टेस्ट से पहले बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है ना, आपका बॉडी वेट ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस बात का बाकायदा ख्याल रखें, आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। बहुत ज्यादा भी एक्सरसाइज ना करें, एक्सरसाइज जरूरी है बट इतना ही जितने काम चले आपका, ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आप लेकर के जाइएगा वहां पे जब भी आप जा रहे हैं मेडिकल्स के लिए। अगर आप टीआर को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अपना ईयर वैक्स क्लीन करा के जाइए, आप अपना वेट मेंटेन करिए, आप अपने स्किन केयर का ध्यान रखिए, है ना। इन्फेक्शन वगैरह है तो डॉक्टर से मिलिए, दांतों को अच्छे से साफ रखिए, बिना मतलब के अननेसेसरी सप्लीमेंट्स मत लीजिए, स्पेशली टू द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर गोइंग टू जिम, बिना मतलब उल्टे सीधे सप्लीमेंट्स मत लीजिएगा, ठीक है। प्रोटीन अगर लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग टू ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट उल्टे सीधे कुछ भी नहीं, ये इंजेक्शन ले लेते हैं बॉडी बनेगा, ये सब बर्बाद कर देगा आपको, तो उल्टे सीधे सप्लीमेंट से बच के रहिएगा। मेडिकल रिजेक्शन बहुत कम होता है, 90% लोगों को वही टीआर दिया जाता है। मेडिकल प्रोसेस जिसमें आपको रहता है कि सर वो ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फेयर मेडिकल टेस्ट होते जाता है। और ये जो मिथ्स होते हैं, मिथ से बस आपका फियर क्रिएट होता है, इन फियर से आपको बचना है, ठीक है। चलिए, मोटिवेशन, आपको मोटिवेट करने की कोई जरूरत है नहीं। सिंपल भाषा में बात करें तो अगर आप फौज में जाना चाहते हैं, मेहनत तो करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत देर तक काम आपके लिए करेगा नहीं, इंटरनली मोटिवेटेड रहने चाहिए आप, राइट। उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत से मिथ्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। बाकी एक्चुअल जो आपको रियलिटी चेक है वो एक डॉक्टर ही दे सकता है, मैं सच बताऊं तो आप किसी डॉक्टर से जाके जरूर मिल जाएगा, एक्चुअली में जो रियलिटी चेक है वो ओनली डॉक्टर कैन गाइड यू, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फिर अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।